ओके, चलिए शुरू करें। बिजनेस लॉज, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, चैप्टर नंबर 2, यूनिट नंबर 4, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अपन ने क्या देखा था? परफॉर्मेंस मतलब क्या? सबसे पहले तो दोनों पार्टीज अपना अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करेगी, दैट इज परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कौन कर सकता है ये अपन ने देखा था। सक्सेशन एंड असाइनमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है, लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर प्रोमिसी, ये भी अपन ने देखा था, एंड टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। नाउ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। देखो क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस में। सॉरी, ऑनलाइन गाइज एक बार कंफर्म करेंगे आवाज, स्क्रीन सब ठीक है? स्क्रीन अब विजिबल रहेगी शायद। ओके, परफेक्ट। हाँ, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, उसमें क्या बोलते हैं, एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को कुछ तो भी प्रॉमिस किया करने का। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को प्रॉमिस किया मैं तेरे को गुड्स डिलीवर करूंगा, बी ने बोला मैं तेरे को पैसे दूंगा। अब ए अगर जो है वो अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करता तो बी को भी अपना रेसिप्रोकल प्रॉमिस परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। When a contract consists of reciprocal promise to be simultaneously performed, no promiser needs to perform his promise unless promisee is ready and willing to perform his reciprocal promise. A और B, अगर A बोले मैं गुड्स डिलीवर नहीं करूंगा तो B जो है वो मना कर सकता है तो परफॉर्म हिज प्रॉमिस। B बोले अगर मैं पेमेंट नहीं करूंगा तो A जो है गुड्स डिलीवर करने के लिए मना कर सकता है। दोनों रेसिप्रोकल प्रॉमिस अगर बेसिकली साइमल्टेनियसली परफॉर्म होने हैं, एक हाथ पैसे देना है दूसरे हाथ गुड्स लेना है, और एक भी कोई मना कर देता है तो दूसरे को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। देखो ए और बी, ए ने गुड्स डिलीवर करना है, बी ने पैसे देना है। मनी। अब या तो कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स कर सकते हैं कि पहले पैसे मिलेंगे, पहले बी परफॉर्म करेगा या पहले ए परफॉर्म करेगा, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइडेड है तो उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हो जाएगा चीजें। When the order of performance is expressly fixed by the contract, they shall be performed in that order. बट अगर एक्सप्रेसली ऐसा फिक्स नहीं है तो फिर क्या होगा, कौन पहले परफॉर्म करेगा? They shall be performed in that order which the nature of transaction requires. जैसा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है उस हिसाब से, जैसा उस नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में नॉर्मली होता है उस एरिया में, वैसा ही परफॉर्म होगा। या फिर कोई कोई ट्रांजैक्शन ऐसा भी रह सकता है कि पहले एक पर्सन ने परफॉर्म करना जरूरी है तभी दूसरा परफॉर्म करेगा, तो फिर उस ऑर्डर में वो परफॉर्म होगा। थर्ड, लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। देखो क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं अपन डायरेक्ट। ए जो है एक प्लम्बर है, ठीक है, उसने बी को प्रॉमिस किया, बी के यहां पर कुछ तो भी प्रॉब्लम हो गई थी कुछ प्लम्बिंग में, बी ने ए को बोला कि क्या तू आकर के मेरे यहां पर ठीक करके दे देगा। ए ने बोला ठीक है, मैं तेरे को जो है ठीक करके दे दूंगा, मैं संडे के दिन जो है आता हूं तेरे यहां पर और ये प्रॉमिस करता हूं कि देखो ठीक करके दे दूंगा, तूने मेरे को उसका जो कॉम्पेंसेशन होता है वो दे देना। हो गया। अब ए जो है वो आया बी के यहां पर, बट बी जो है उसको अपना परफॉर्मेंस करने से रोक रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। बी उसको बता ही नहीं रहा है कि कहां पर एक्चुअली काम करना है, क्या करना है, राइट। यहां पर क्या बोलते हैं वो, when contains a reciprocal promise and one party prevents the other from performing, the contract becomes voidable. कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, voidable हो जाएगा, किसके ऑप्शन पर, ए के ऑप्शन पर। and also he is entitled to compensation from the other party for any loss that he may sustain. अगर ए को मे बी वो इतने दूर से आया संडे के दिन, अगर उसको कुछ लॉस हुआ होगा वगैरह तो वो भी रिकवर कर सकता है फ्रॉम बी। एग्जाम्पल 24,
मैं वो यही बोलते हैं अगेन, ए ने प्रॉमिस किया था बी को कि मैं तेको नहीं क्या लकड़ी बेचूंगा, लकड़ी जो है वो काट करके और उसका प्रॉपरली स्टैक करके उसको बांध करके लकड़ी को रखूंगा, 10 बंडल्स बना करके रखूंगा। बी जब आया लेने के लिए तब उसने सिर्फ 5 बंडल्स ही रेडी रखे थे, पूरा रेडी नहीं रखा था, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा फिर यहां पर वॉइडेबल। किसके ऑप्शन पर? बी के ऑप्शन पर। बी चाहे तो सामने वाले से डैमेजेस भी, कॉम्पेंसेशन भी क्लेम कर सकता है। फोर्थ, effect of default as to that promise which should be performed first in a contract consisting of reciprocal promise। देखो ये सिमिलर टू दिस ओनली, ए ने बी को प्रॉमिस किया था क्या कि मैं तेको नहीं क्या प्लाईवुड, फेविकॉल और जो भी मटेरियल लगता है वो ला करके दूंगा, क्या तू मुझे उसके अगेंस्ट में एक कबर्ड बना करके देगा? बी ने बोला ठीक है, मटेरियल ए लाएगा, बी जो है उसको कबर्ड बना करके देगा। अब यहां पर अगर ए ने अपना पार्ट नहीं किया तो बी अपना पार्ट परफॉर्म कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है ऑब्वियसली। ऐसे केस में वो क्या बोलते हैं? when if the promiser who has to perform his promise before the performance of others promise fails to perform it, he cannot claim performance of the others promise and is liable for compensation। अब यहां पर ए ने ही उसको प्लाईवुड ला करके नहीं दिया तो वो बी को लाइबल ठहरा नहीं सकता, ऑब्वियसली बी से परफॉर्मेंस डिमांड नहीं कर सकता, ऑल्सो वो लाइबल रहेगा कॉम्पेंसेशन के लिए टुवर्ड्स बी, क्योंकि उसने पहले कुछ चीज करनी थी जिसके बिना दूसरा पर्सन अपना प्रॉमिस परफॉर्म ही नहीं कर सकता था। नीचे अपने को उसमें जो एग्जांपल दिया है, ए ने बोला बी को कि क्या तू मेरे को ट्रांसपोर्ट करके देगा, गुड्स जो है वो मैं तेको दूंगा, क्या तो वो गुड्स मेरे को कोलकाता से फॉर एग्जांपल मलेशिया ट्रांसपोर्ट करके देगा। अगर तूने ट्रांसपोर्ट नहीं किया तो तू जो है मेरे को कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। बी रेडी है अपनी शिप लेकर के, बट ए ने उसको गुड्स दिए ही नहीं, तो वो कहां से ट्रांसपोर्ट करेगा? अब फिर ए बी से कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है क्या कि तूने ट्रांसपोर्ट नहीं किए? नहीं, ऑब्वियसली, राइट, डजंट मेक सेंस, क्योंकि उसने ही गुड्स नहीं दिए तो कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा? वही यहां पर दिया है, ए कैनॉट क्लेम परफॉर्मेंस ऑफ बीस प्रॉमिस बिकॉज ए ने गुड्स ही नहीं दिए हैं उसको, बट ए लायबल रहेगा बी को फॉर डैमेजेस इफ एनी। फिफ्थ वाला पॉइंट, इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट, इफेक्ट्स ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट अ टाइम फिक्स्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज एसेंशियल। देखो, कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है टाइम एसेंशियल हो, एसेंशियल है मतलब जिस टाइम पर बोला था ना उसी टाइम पर परफॉर्म होना जरूरी है, ऐसा वहां पर उन्होंने डिसाइड किया था। दूसरा केस हो सकता है कि टाइम वाज नॉट एसेंशियल, ठीक है, एक दो दिन आगे पीछे चलता है। अब पहला केस, ए ने बी को प्रॉमिस किया था कि मैं तेको गुड्स डिलीवर करूंगा विद इन 2 days, ठीक है। यहां पर इनका पहले वाले केस में इंटेंशन क्या था? व्हेन अ पार्टी प्रोमिसेस टू डू सर्टेन थिंग बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम एंड फेल्स टू डू सो, द कॉन्ट्रैक्ट सो मच ऑफ इट हैज नॉट बीन परफॉर्म्ड becomes voidable at the option of promisee if the intention was that time should be of essence। मतलब अगर यहां पर इनका इंटेंशन ये था कि टाइम एसेंस है, इंपॉर्टेंट है, 2 दिन के अंदर ही होना चाहिए, और फिर ए ने डिलीवर नहीं किया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल, ठीक है। किसके ऑप्शन पर हो जाएगा वॉइडेबल? बी के ऑप्शन पर वॉइडेबल हो जाएगा, क्योंकि उसने बी को 2 दिन में डिलीवर नहीं किया। दूसरा केस, अगर टाइम एसेंशियल नहीं था, ए ने बी को बोला था कि मैं तेको 2 दिन में गुड्स जो है डिलीवर कर दूंगा, बट यहां पर अंडरस्टैंडिंग उनकी ऐसी थी कि टाइम जो है एसेंशियल नहीं है, 1-2 दिन आगे पीछे चलेगा। अब ए इस केस में गुड्स जो है 4 दिन के बाद में लेकर आया, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा क्या? लॉ बोलता है नहीं, यहां पर टाइम एसेंशियल नहीं था ना, तो 1-2 दिन आगे पीछे चलेगा, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, ठीक है। If
इन कॉन्ट्रैक्ट इफ इन केस ऑफ नहीं ऊपर वाला सॉरी if the time is not essential then it does not become voidable but he is entitled to compensation for any loss occasioned to him. दूसरे वाले केस में यहां पर वो voidable नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट बट वो क्या कर सकता है कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है. एक और इसमें तीसरा केस कॉन्ट्रैक्ट अगर ऐसा था ये वाला जहां पर टाइम क्या था एसेंशियल था वहां पर ए ने 2 दिन में डिलीवर करना था उसने 2 दिन में डिलीवर नहीं किया. अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है वॉइडेबल है. अगर बी ने 2 दिन के बाद में इसने ए ने 4 दिन के बाद में लाया उसने 2 दिन के बाद में जब 4 दिन में लाया तब बी ने एक्सेप्ट कर लिया गुड्स. ठीक है बी ने बोला कोई बात नहीं मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं तो क्या बी ए से कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है इस केस में. बाय डिफॉल्ट नहीं कर सकता बट एक केस में कर सकता है. लॉ क्या बोलता है आपने ये वाले केस में आपके ऑप्शन पर वॉइडेबल था आपने एक्सेप्ट कर लिया बाय डिफॉल्ट आप नहीं कर सकते बट एक्सेप्ट करते टाइम पर अगर ए को बोला ना कि भाई मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं बट मेरे को कंपेंसेशन लगेगा ऐसी नोटिस दी तो फिर वो कंपेंसेशन क्लेम कर सकता है. If in case contract is voidable, promisee accepts the performance, then promisee cannot claim compensation unless at the time of acceptance he gives a notice to the promisor of his intention to do so. एक बार समराइज करेंगे ये पॉइंट को. 2 केसेस पहला टाइम एसेंशियल है दूसरा टाइम एसेंशियल नहीं है. टाइम एसेंशियल है तो बाय डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा वॉइडेबल. ठीक है अगर टाइम के बाद में हुआ तो. दूसरा केस अगर टाइम एसेंशियल नहीं है तो वहां पर वॉइडेबल होगा क्या नहीं बट वहां पर कॉम्पेंसेशन क्लेम हो सकता है. वॉइडेबल वाले केस में बाय डिफॉल्ट कॉम्पेंसेशन क्लेम हो सकता है क्या नहीं हो सकता बट एक्सेप्ट करते टाइम पर पे अगर उसने बोला कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं गुड मेरे ऑप्शन पर वॉइडेबल है बट मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं बट आई विल रिक्वायर कॉम्पेंसेशन तो फिर वो क्लेम कर सकता है. देन फोर्थ अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स. कोई भी अग्रीमेंट अगर आपने किया इम्पॉसिबल एक्ट करने के लिए तो बाय डिफॉल्ट वो क्या रहेगा वॉइड रहेगा राइट. अब इम्पॉसिबिलिटी जो है ना वो 2 हो सकती है. एक रह सकती है इनिशियल मतलब जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया जब अग्रीमेंट किया तब से ही वो चीज करना इम्पॉसिबल था. दूसरी हो सकती है सब्सिक्वेंट या इसको बोलते हैं सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी. आपने अग्रीमेंट किया तब पॉसिबल था वो परफॉर्म करना बट बाद में जो है क्या हो गया वो इम्पॉसिबल हो गया. कंचन कौन सा बोल रहे हो आप. वो जो अपन ने ये लिया था ना इसका कार्गो का एग्जाम्पल वो गुड्स ए ने बी को नहीं दिए वही वाला एग्जाम्पल है वो. एक बार देखिए नहीं तो क्लास के बाद में मुझे पिंग कीजिए मैं आपको वापस से ऑडियो भेजता हूं. ठीक है अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट उसमें क्या है अगर इनिशियल इंपॉसिबिलिटी है या सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी है दोनों के केस में क्या रहेगा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही रहेगा. दोनों को बस अलग अलग उन्होंने दिया है. इनिशियल इंपॉसिबिलिटी व्हेन द पार्टीज अग्री अपॉन डूइंग समथिंग व्हिच इज ऑब्वियसली इम्पॉसिबल जो कि पार्टीज को पता है शुरुआत से ही कि अपन जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो इम्पॉसिबल है ऑब्वियसली वो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा वॉइड रहेगा. एक्चुअली उसको कॉन्ट्रैक्ट भी बोलेंगे क्या अपन वो टाइम पर नहीं उसको क्या बोलेंगे अग्रीमेंट वुड बी वॉइड. The fact of impossibility may and may not be known to the parties. हो सकता है इनिशियली इम्पॉसिबल हो वो पार्टीज को पता है या नहीं भी पता हो. एग्जाम्पल 27 उन्होंने दिया है ए क्या है अ हिंदू हु ऑलरेडी मैरिड. ए जो है ऑलरेडी मैरिड पर्सन था उसने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ में कि मैं तेरे साथ भी शादी करूंगा. बाय डिफॉल्ट हिंदू लॉ के हिसाब से एक बार उसकी मतलब शादी हो चुकी है तो वो नहीं कर सकता. दिस इज इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट. अब इसमें हो सकता है कि पार्टीज को शुरुआत से पता है अपन जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. ए ने बी को बोला कि अगर तूने 2 दिन के अंदर पूरा इंडियन ओशन स्विम करके आ गया तो मैं तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा राइट. दोनों पार्टीज को पता है फालतू बात है कुछ हो नहीं सकता बट अगेन
यहां पर इनिशियली ही कॉन्ट्रैक्ट जो है इम्पॉसिबल है एंड इट वुड बी वॉइड। दूसरा, हो सकता है पार्टीज को पता नहीं है, ए ने बी को बोला कि मैं तेरे को अपना हॉर्स बेचूंगा 1 लाख रुपीज में, बट दोनों भी पार्टीज को नहीं क्या पता ही नहीं था कि भाई हॉर्स तो पहले दिन ही डेड हो गया है, मर गया है। उस केस में भी अब परफॉर्म हो सकता है क्या? नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट वुड स्टिल रिमेन वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट हर एक केस में वॉइड ही रहेगा, बस उन्होंने अपने को अलग अलग केसेस दिए हैं उसके बनाकर। तीसरा, इफ नोन टू प्रोमिसर ओनली, यहां पर अभी देखते हैं, ए ने बोला बी को कि मैं तेरे को हॉर्स बेचूंगा। ये नहीं क्या, ए को पता था कि हॉर्स डेड है, बेचा नहीं जा सकता, बट बी को पता नहीं था। ठीक है, बी को लग रहा था वो जिंदा है, फिर भी ए ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा, ऐसा अपने को लगता है। बट एक बात बताओ, हॉर्स तो डेड है, परफॉर्म हो सकता है क्या वो कॉन्ट्रैक्ट? वॉइड ही रहेगा, राइट? बस एक ऑप्शन क्या है वहां पर, प्रोमिसी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम कॉम्पेंसेशन। उसमें क्यों, कैसे कॉम्पेंसेशन क्लेम होगा? वहां पर कोई मतलब है, उसने दोनों पार्टीज को अननोन था ना, वो तो ये वाला ही बोल रहे हैं ना आप। वहां पर दोनों पार्टीज को ही नहीं पता था कि भाई हॉर्स की डेथ हो गई है, मतलब जेन्युइन मिस्टेक थी वो। यहां पर जो है इट इज लाइक एन इंटेंशनल फ्रॉड अपन बोल सकते हैं। ए को पता है कि हॉर्स डेड है, फिर भी वो सामने वाले के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उस केस में सामने वाला इज एंटाइटल्ड टू कॉम्पेंसेशन। दूसरा हो सकता है सुपरवीनिंग और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। एक बार आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, जब उस टाइम पर वो पॉसिबल था, वैलिड था, बट उसके बाद में कुछ तो भी ऐसा हो गया कि अब जो है उसको परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। इट बिकम्स इम्पॉसिबल और इलीगल बाय अनएक्सपेक्टेड इवेंट बियॉन्ड द कंटेम्पलेशन ऑफ द पार्टीज। पार्टीज के कंट्रोल के बाहर कोई ऐसा इवेंट हुआ जिसके वजह से पहले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था बट अब जो है इम्पॉसिबल हो गया। उस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। जैसे कोई लॉ चेंज हो गया या फिर और कोई कारण से भी हो सकता है वो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, जैसे अपन ने हॉर्स की डेथ देखी यहां पर। कॉन्ट्रैक्ट वॉज पॉसिबल व्हेन मेड बट सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। सच इम्पॉसिबिलिटी इज कॉल्ड सब्सिक्वेंट और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। इसको पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी भी बोला जाता है। यहां पर अगेन कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा एंड बोथ द पार्टीज आर डिस्चार्ज्ड। दोनों को भी अब परफॉर्म करने की कुछ जरूरत है ही नहीं, क्योंकि परफॉर्म ही नहीं हो सकता। ए ने बोला बी को कि मैं तेरे को मेडिसिन इंपोर्ट करके दूंगा। पहले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था बट बाद में गवर्नमेंट ने बैन कर दिया उसको इंपोर्ट करना। नाउ इट कैन नॉट बी परफॉर्म, इट बिकम्स वॉइड। Reciprocal promise to do certain things that are legal and also some other that are illegal. ए ने बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या कॉन्ट्रैक्ट किया? बोले मैं तेरे को मेरा घर बेचता हूं, तू मेरे को कितने रुपए देगा? 50 लाख। ठीक है, ये तो एक हो गया। उसके अलावा एक और कॉन्ट्रैक्ट अपन करते हैं। अगर मैं तेरे को मेरा हाउस जुए का अड्डा बोल करके यूज करने दूं तो तू मुझे फर्दर 25 लाख रुपीस देगा। इफ आई अलाउ यू टू यूज माई हाउस फॉर गैम्बलिंग एंड बेटिंग बेसिकली, तो और तू मुझे 25 लाख रुपए देगा। यहां पर लॉ बोलता है ये वाला वैलिड है कॉन्ट्रैक्ट, बट ये वाला नॉट वैलिड। व्हेन the person reciprocally promised first to do certain things legal and secondly other things which are illegal. First set of promises valid, second is void.
लास्ट इज अल्टरनेटिव प्रॉमिस। ए ने बी को बोला कि मैं देखो घर बेचता हूं, तूने मेरे को या तो 50 लाख रुपीस दे देना या फिर 10 kg ड्रग्स दे देना। यहां पर दो अल्टरनेटिव्स है। ये वाला जो अल्टरनेटिव है दिस कैन बी एनफोर्स, दिस इज वैलिड, बट जो इलीगल वाला अल्टरनेटिव है दैट इज वॉइड, दैट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। लॉ ऑन दिस पॉइंट is contained in this case alternative promises, one branch is legal, other illegal, legal branch alone can be enforced. Next, appropriation of payments. Sometimes debtor owes several debts to the same creditor and makes payment which is not sufficient to discharge all debts. ए जो है डेटर था, उसने बी से पैसे लिए थे। अब ये नहीं क्या, 4 ट्रांजैक्शन थे। एक ट्रांजैक्शन के ए ने बी को रिटर्न करना था 1 लाख रुपीस, एक ट्रांजैक्शन था जिसमें रिटर्न करने थे 50,000, एक ट्रांजैक्शन था जिसमें रिटर्न करने थे से 25,000, एक और ट्रांजैक्शन था जिसमें रिटर्न करने थे से 2 लाख। ऐसे अलग अलग ट्रांजैक्शन थे। अब ए अगर पेमेंट करता है बी को, ठीक है, तो ये जो पेमेंट है, कोई भी पेमेंट कौन से ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट सेटल किया जाए या फिर अप्रोप्रिएट किया जाए, ये हमको लॉ बताता है। ठीक है, उसके रूल्स जो है हमको लॉ बताता है। पहला वाला, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। क्या बोलते हो, ए ने पेमेंट करते टाइम पर बी को स्पेसिफिकली बोला है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को पेमेंट किया, 4 ट्रांजैक्शन के पेमेंट करने थे। ए ने पेमेंट किया है अभी 50,000, ठीक है, या फिर इसको पकड़ते हैं अपन 30,000। कौन से ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट करेंगे अपन सेटल? लॉ बोलता है ए ने अगर स्पेसिफिकली बोला बी को कि भाई ये वाला नहीं क्या, फर्स्ट ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट या सेकंड या थर्ड के अगेंस्ट सेटल कर, तो उस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट स्पेसिफिकली वो सेटल किया जाएगा। Where debtor owing several debts makes payment to him either with express intimation or circumstances implying payment is to be applied to discharge some particular debt, payment must be applied accordingly. यहां पर एक तो उसने एक्सप्रेसली बोला है या फिर उसने एग्जैक्ट कोई पेमेंट किया है, फॉर एग्जाम्पल 50,000, और कोई ऐसा सिचुएशन है जो कि दर्शाता है कि उसने वो वाले स्पेसिफिक डेट के लिए पेमेंट किया है, तो उस केस में वो वाले स्पेसिफिक डेट को वो सेटल किया जाएगा। दूसरा केस, ए ने बी को पेमेंट किया 30,000 का और बोला नहीं कि कौन से डेट के अगेंस्ट सेटल करना है, तो फिर क्या होगा? लॉ बोलता है बी अपने मर्जी से कोई भी डेट के अगेंस्ट सेटल कर सकता है, कोई भी डेट के अगेंस्ट वो सेटल कर सकता है। अच्छा, इसमें से अगर ऐसा रहा कि ये 25,000 नहीं क्या, टाइम बार्ड हो गया। टाइम बार्ड अपन ने देखा था, 3 साल के ऊपर टाइम हो गया, वो लीगली नहीं रिकवर कर सकता। क्या इसके अगेंस्ट भी सेटल कर सकता है क्या? लॉ बोलता है कर सकता है। अगर ए ने स्पेसिफिकली नहीं बोला ना, ये जो है बी जिसने पेमेंट जिसको मिला है, वो टाइम बार्ड डेट के अगेंस्ट भी उसको सेटल कर सकता है। Where omitted to intimate no other circumstances, then creditor may apply at his discretion to any lawful debt, the recovery of which is or is not barred by law. पर वो क्या बोलते हैं, ही कैन नॉट अप्लाई द पेमेंट टू डिस्प्यूटेड डेट। अगर इन दोनों में अभी डिस्प्यूट है कि ये डेट है या नहीं, यही क्लियर नहीं है, कोई एक ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट इट कैन नॉट बी सेटल्ड।
नहीं, अभी तो उसने 30,000 ही पेमेंट किया है ना ए ने, तो 25,000 के अगेंस्ट फॉर एग्जाम्पल इसमें अप्लाई कर दिया, 5,000 बचा हुआ जो है अपने हिसाब से कोई भी डेट के अगेंस्ट सेटल कर लेगा वो अभी के लिए, फिर बाद में आगे और पेमेंट करेगा ए, तब अपने हिसाब से वापस कर लेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बाद में वो पेमेंट्स के लिए डिमांड कर सकता है, क्योंकि पहले एक ही गलती पहले उसने क्यों नहीं बताया। तीसरा केस क्लियर क्या? एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स, ए ने भी नहीं बोला कि कौन से डेट के अगेंस्ट सेटल करना है और बी ने भी कोई डेट के अगेंस्ट सेटल नहीं किया, तो फिर अब कौन से इसके अगेंस्ट सेटल होगा? लॉ बोलता है जिस ऑर्डर में डेट इनकर हुई थी ना उस ऑर्डर में सेटलमेंट कर लो। फॉर एग्जाम्पल ये 1 लाख वाला सबसे पहले हुआ था तो ये पहले सेटल इसमें होगा। अच्छा, चारों डेट्स अगर सेम टाइम पे हुई है तो इट वुड बी अप्रोप्रिएटेड प्रपोर्शनेटली, जो अमाउंट में दैट इज 1 लाख इज टू 50,000 इज टू 25,000 इज टू 2 लाख, उस रेशो में वो स्प्लिट होकर के अलोकेट होगा। नाइदर पार्टी मेक्स अप्रोप्रिएशन डेट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम वेदर दे आर और नॉट बार्ड बाय द लॉ। यहां पर भी वो जो अपन ने पहला बोला कि इन ऑर्डर ऑफ टाइम, वहां पर भी वो टाइम बार्ड को भी जो है वो सेट ऑफ कर सकता है। If the debts are equal standing, then proportionately. Yes, yes. पहला केस है पेमेंट करने वाला पेमेंट लेने वाला, ठीक है। पेमेंट करने वाले ने स्पेसिफाई किया है कि ये वाले डेट के अगेंस्ट तू कर ले, ठीक है, तो वो कोई भी डेट के अगेंस्ट जैसा ये बोलेगा वैसा वो सेटल करेगा, वैसा ही करना पड़ेगा। नॉर्मली टाइम बार्ड है तो ये पर्सन बोलेगा ही क्योंकि टाइम बार्ड के अगेंस्ट सेटल कर। दूसरा केस, अगर इसने नहीं बोला तो ये अपने मन से कर सकता है, ये अपने मन से करते टाइम पर टाइम बार्ड के अगेंस्ट भी सेट ऑफ कर सकता है। और तीसरा केस, अगर दोनों ने भी नहीं बोला तो इन ऑर्डर ऑफ टाइम जो पहले हुई थी वो पहले सेटल होगी, जो पहले हुई थी वो भले ही टाइम बार्ड हो बट फिर भी उसके अगेंस्ट ही सेटलमेंट होगा। इसलिए तो स्पेसिफिकली यहां पर बोला है वेदर दे आर और आर नॉट बार्ड बाय लॉ। Now, contracts which need not be performed with the consent of both the parties. देखो नॉर्मली तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना जरूरी है, नहीं किया तो ब्रीच हो जाएगा, डैमेजेस वगैरह का अगले यूनिट में अपने को आएगा, वो सब हो जाएगा। बट देयर आर सर्टन सिचुएशन, सर्टन केसेस जहां पर आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना जरूरी नहीं है, दोनों भी पार्टीज के कंसेंट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना जरूरी नहीं है। सबसे पहला है उसमें नोवेशन, रेसिशन, अल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक एक टर्म देखते हैं। सबसे पहला नोवेशन, अगर आप नोवेशन कर लेते हो कॉन्ट्रैक्ट में तो वहां पर आपको फिर परफॉर्म करना जरूरी नहीं है। नोवेशन मतलब क्या? नोवेशन मतलब सब्सटीट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ ओल्ड वन। एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी ने ए को पेमेंट करना था 1 लाख, ए ने बी को पेमेंट करना था 1 लाख। ये दो कॉन्ट्रैक्ट है। यहां पर इन्होंने क्या किया,
बोले ये जो कॉन्ट्रैक्ट है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको कैंसिल करते हैं, डायरेक्टली सी जो है वो बी को पेमेंट कर देगा। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके इन्होंने एक नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया बिटवीन सी एंड बी, राइट? दिस इज नोवेशन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ ओल्ड वन। यहां पर सी के लिए कंसिडरेशन क्या है फिर ये कॉन्ट्रैक्ट में? उसका डिस्चार्ज हो गया टुवर्ड्स ए की लाइबिलिटी उसकी डिस्चार्ज हो गई। बी के लिए क्या कंसिडरेशन है? ए की लाइबिलिटी के जगह उसको सी की जो है मिलेगी। पार्टीज में सब्स्टिट्यूट न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर ओल्ड वन, if they do so this is novation, old contract is discharged and need not be performed। इस केस में जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो अब परफॉर्म करने की जरूरत है क्या? नहीं, सो दैट इज डिस्चार्ज। कंसिडरेशन म्यूचुअली बीइंग डिस्चार्ज ऑफ ओल्ड। दूसरा है रेसिशन। रेसिशन मतलब सिंपली कैंसलेशन। आपस में ए और बी ने अग्री कर लिया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट को जो है कैंसिल करते हैं। When parties to contract agree to rescind, contract need not be performed। यहां पर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया है, पुराना वाला बस कैंसिल हो गया है, अगेन इट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एग्जिस्ट। इट इज नीडलेस टू पॉइंट दैट novation also includes rescission, but in novation and rescission contract is discharged by mutual agreement। तीसरा है अल्टरेशन। अल्टरेशन मतलब क्या? कुछ तो भी आपने जो है टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर दी है अपने कॉन्ट्रैक्ट की, कुछ तो भी अल्टर कर दिया है टर्म्स एंड कंडीशंस। व्हेन पार्टीज अग्री टू अल्टर इट, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज रिसाइंडेड विद द रिजल्ट दैट इट नीड नॉट बी परफॉर्म। अब जो पुराना वाला था विद द ओल्ड टर्म्स उसको परफॉर्म करना जरूरी है क्या? नहीं, अब जो न्यू विद द अल्टर्ड टर्म है वो परफॉर्म होगा। अब यहां पर इन्होंने एक और चीज क्या बोली है? अल्टरेशन नहीं, क्या हो सकता है इतना ज्यादा हो अल्टरेशन कि इट इज एज गुड एज नोवेशन, कि मतलब पूरा की पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही चेंज हो गया है, उसके जगह न्यू आ गया है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि थोड़े बहुत बस टर्म्स चेंज हुई है। उस बेसिस पर नोवेशन एंड अल्टरेशन का अपने को डिस्टिंक्शन दिया है। लॉ पर्टेनिंग टू नोवेशन एंड अल्टरेशन इज कंटेन्ड इन सेक्शन दिस। इन बोथ दिस केसेस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। स्टिल देयर इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू। क्या बोलते हैं? नोवेशन में, novation means substituting of existing with the new one by changing the terms, and there is generally a change in the contracting parties। जो पार्टीज है ना कॉन्ट्रैक्ट में वो भी चेंज हो जाती है जनरली इन नोवेशन, और देयर में बी चेंज इन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। अल्टरेशन, कॉन्ट्रैक्ट में बी अल्टर्ड बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट बट जनरली द पार्टीज विल रिमेन द सेम। In novation, there is altogether substitution of new contract in place of old one, but alteration, it is not essential to substitute. There may be just some changes in terms and conditions। novation में जनरली पूरा ही सब्सटीट्यूट हो जाता है, सिर्फ अल्टरेशन हुआ है तो जनरली वहां पर थोड़े बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले था कि पेमेंट कैश में होगा, अब उन्होंने चेंज कर लिया कि पेमेंट ऑनलाइन होगा या गूगल पे से होगा। सच कैन बी अल्टरेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, पहला अपन ने क्या क्या देखा? नोवेशन, अल्टरेशन, रेसिशन। इससे भी पार्टीज म्यूचुअली कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। दूसरा, प्रोमिसी में वेव और रेमिट द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। ए ने बी को 5 लाख रुपए देना था, बी ने क्या बोला? जान दे, तू अपना भाई है, तू सिर्फ 2 लाख रुपए ही दे दे, चलेगा। यहां पर उसने क्या कर दिया? रेमिट कर दिया परफॉर्मेंस, दैट इज कुछ तो भी कम जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो सिर्फ 2 लाख के लिए ही अब परफॉर्म करना जरूरी है, 3 लाख के लिए इट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। पांच के जगह पर 7 हो गया तो इट में भी बेसिकली रेमिशन में नहीं आएगा जनरली, वो
इट वुड बी लाइक नोवेशन। प्रोमिसी में डिस्पेंस विथ और रेमिट होली और इन पार्ट, पूरा भी कैंसिल कर सकता है, पूरा भी रेमिट कर सकता है, और इन पार्ट, या फिर टाइम भी एक्सटेंड कर सकता है। 5 लाख रुपए 1 महीने में लेना था, उसने बोला जान दे 2-3 महीने में दिया तो भी चलेगा। और मे एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ इट एनी सेटिस्फैक्शन विच ही थिंग्स फिट। उसके अलावा तू पैसे मत दे, उसके अलावा और कुछ दे दे, ऐसा भी एक्सेप्ट वो कर सकता है। थर्ड पॉइंट, इसको भी मार्क कर ले रहा है एक बार। इसका जो एग्जाम्पल अपन इंश्योरेंस का देखेंगे वो एक इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं वो? व्हेन अ पर्सन एट हुज ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल रिसाइंस इट। ए ने बी को, फॉर एग्जाम्पल कोई कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, वॉइडेबल था एट द ऑप्शन ऑफ बी, ठीक है, एंड बी ने क्या किया, रिसाइंड कर दिया, दैट इज उसने कैंसिल कर दिया, उसके ऑप्शन पे था, वो चाहे तो कैंसिल कर सकता है चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है, उसने कैंसिल कर दिया। द अदर पार्टी देयर टू नीड नॉट परफॉर्म एनी प्रॉमिस देयर इन कंटेंट इन विच ही इज द प्रॉमिसर। ऑब्वियसली अब ए को भी अपना कुछ पार्ट उसका बाकी होगा तो वो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। एनालिसिस एंड एग्जाम्पल एक बार देखते हैं। क्या बोलते हैं वो? सच अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी टर्मिनेटेड एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हु इज एम्पावर्ड टू डू सो। इफ ही हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट he must restore such benefit to the person from whom he has received it. At the option of a person, वो voidable था, उसने void करवा दिया, that is cancel करवा दिया। अब उसको उसके अंदर कुछ बेनिफिट वगैरह मिला होगा ना, तो उसने वो बेनिफिट सामने वाले को रिटर्न करना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इंश्योरेंस कंपनी ने मिस्टर ए को इंश्योरेंस दिया। अब इंश्योरेंस देते टाइम पर नहीं, क्या इंश्योरेंस कंपनी आपसे बहुत सारा डेटा पूछती है। आपकी कोई पास्ट इलनेस है क्या, इलनेस की हिस्ट्री है क्या, आपकी हेल्थ की क्या हिस्ट्री है, आप स्मोकिंग करते हो क्या, आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो क्या, कर सकते हो क्या, नहीं करते हो क्या, राइट, ये सारी चीजें पूछती है वो। आपको सब डिक्लेरेशन देना है। ए ने वो डिक्लेरेशन झूठ दिए, उसने क्या किया, झूठ बोला इंश्योरेंस कंपनी से। इंश्योरेंस कंपनी ने एक बार का वो ठीक है उसको मान लिया और कॉन्ट्रैक्ट चालू हो गया। ए जो है इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे कर रहा था हर मंथ हर ईयर जो है। अब बाद में इंश्योरेंस कंपनी को ध्यान में आया कि ए ने तो झूठ बोला था, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल। किसके ऑप्शन पर? इंश्योरेंस कंपनी के ऑप्शन पर। इंश्योरेंस कंपनी ने वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड करवा दिया, दैट इज कैंसिल कर दिया। यहां पर इंश्योरेंस कंपनी ने कैंसिल करने के बाद में अब ए की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या फर्दर प्रीमियम पे करने की? नहीं। दूसरी चीज, इंश्योरेंस कंपनी को अभी तक जो प्रीमियम कलेक्ट हुआ है ना, जो बेनिफिट मिला है, वो रिटर्न करना पड़ेगा। ऑब्वियसली वो उसमें से कुछ एक्सपेंसेस वगैरह लगे होंगे उनको, तो वो डिडक्ट कर सकते हैं, बट वो बचा हुआ पैसा उसको रिटर्न करना पड़ेगा। एग्जाम्पल 35 वही बोलता है। Then obligations of a person who has received advantage under void agreement or contract that becomes void। देखो, पहले आपने किया था जब कॉन्ट्रैक्ट क्या था, वैलिड था, बाद में जो है वॉइड हो गया, या फिर शुरुआत से ही वॉइड था। कोई भी केस में when it is discovered to be void or when the contract becomes void, person who has received any advantage is bound to restore it or make the compensation for it। ए ने बी को प्रॉमिस किया
कि मैं तेरे को हॉर्स बेचूंगा अपना। बी ने उसको एडवांस पेमेंट कर दिया 10,000, बट दोनों पार्टीज को पता ही नहीं था कि हॉर्स तो डेड हो गया है पहले ही। इस केस में ए ने ये 10,000 रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में ए को जो बेनिफिट मिला है वो ए ने रिटर्न रिफंड करना पड़ेगा। दूसरा केस, ए ने बोला बी को कि मैं तेरे को हॉर्स डिलीवर करूंगा आफ्टर 5 डेज। बी ने बोला कि मैं तेरे को एडवांस पेमेंट कर देता हूं 10,000 का। बी ने एडवांस पेमेंट कर दिया। अब ये यहां पर हॉर्स इस टाइम पर परफेक्टली वैलिड, परफेक्टली फाइन था, बट 2 दिन के बाद में हॉर्स की डेथ हो गई। इस केस में भी ये रिफंड करना पड़ेगा। राइट, इनिशियली वॉइड था या बाद में वॉइड हो गया परफॉर्मेंस के पहले, तो भी रिटर्न करना पड़ेगा। और एक आखिरी केस, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे को नहीं क्या तेरा गार्डन डिजाइन करके दूंगा। बी ने प्रॉमिस किया था ए को मैं तेरे को इंपोर्टेड चॉकलेट्स दूंगा। अब बी ने ए को इंपोर्टेड चॉकलेट्स दे दिया, ए ने खा भी लिया। वो गार्डन डिजाइन करने की जब बात आई तब ध्यान में आया कि गवर्नमेंट ने गार्डन तो वो जो एरिया था वो अतिक्रमण में लेके चले गए। अब क्या होगा, ए ने यहां पर इंपोर्टेड चॉकलेट अब तो पेट में से निकाल के तो दे नहीं सकता, ए ने उसका कॉम्पेंसेशन इक्विवेलेंट देना पड़ेगा बी को। ठीक है, तो वॉइड हो गया ना, वही तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया ना। अब इस केस में ए की गलती नहीं है, तो वही तो लॉ बोल रहा है। अरे लॉ वही तो बोल रहा है कि ए की गलती नहीं है, बी की भी गलती नहीं है, बरोबर, बट ए को बेनिफिट तो मिल गया कुछ ना कुछ। ओके, ऐसा सब है। जो भी आपको बेनिफिट मिला है वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट आपको कुछ नहीं है। यहां पर इन्होंने एक केस दिया है उससे रिलेवेंट। ए ने बी से क्या किया, गोडाउन हायर पे लिया 12 मंथ्स के लिए, और 12 मंथ्स का पूरा की पूरा रेंट एडवांस में पे कर दिया। अब 7 मंथ्स के बाद में क्या हुआ, फायर लग गई गोडाउन में। दोनों की भी गलती नहीं थी, ए और बी की। फायर लग गई, डिस्ट्रॉय हो गया गोडाउन। अब आगे 5 महीने परफॉर्म किया जा सकता है क्या कॉन्ट्रैक्ट? नहीं। ए बोला बी को कि भाई 7 महीने का रेंट रख ले तू, 5 महीने का मेरे को रिटर्न कर दे। बी बोला मैं नहीं करूंगा। दोनों कोर्ट में गए। कोर्ट में जाकर के डिसाइड हुआ कि बी ने 5 महीने का रेंट वापस रिफंड करना पड़ेगा। प्लेंटिफ, हाँ, प्लेंटिफ मतलब बेसिकली जो केस करता है, और डिफेंडेंट मतलब जो डिफेंड करता है। ठीक है, अब इसमें एक और छोटा सा पॉइंट क्या बोलते हैं कि आपको जो रिस्टोर करने की हम बात कर रहे हैं ना यहां पर, वो सिर्फ आपको कुछ बेनिफिट अगर मिला है तो वो रिस्टोरेशन की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को बोला था कि मैं तेरे को एक लैंड बेचूंगा, ठीक है, और उसके अगेंस्ट बी ने पैसे देना था। बी ने कुछ तो भी डिपॉजिट, अर्नेस्ट मनी जिसको बोलते हैं, वो 40,000 फॉर एग्जाम्पल दे दिया था ए को। बी ने बोला था मैं पूरा पेमेंट कर दूंगा, मैं तेरा लैंड खरीद लूंगा। फॉर एग्जाम्पल 40 लाख की डील थी, उसने 40,000 पे किया है। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट या अर्नेस्ट मनी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर आपने बाद में चल के ब्रीच कर दिया, बाद में परफॉर्म नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट, तो ये जो पार्टी है ए, वो इसको फोरफिट कर सकती है, वो इसको अपने पास में रख सकती है। वो बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट इज नॉट अ बेनिफिट रिसीव्ड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, वो कैन बी रिफंड, वो कैन बी रिटेड। मतलब यहां पर आगे चल करके अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, बी ने बोला मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करता, नहीं खरीदता,
ए को फिर ये रिफंड करना पड़ेगा क्या 40,000? नहीं, वो 40,000 कैन बी रिटेन्ड. A is entitled to retain the deposit. Deposit is not a benefit received under a contract. नेक्स्ट, कम्युनिकेशन ऑफ रेसिशन. देखो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अगर वॉइडेबल है किसी एक पर्सन के बिहाफ पर, एक पर्सन के ऑप्शन पर वॉइडेबल है, उसने वॉइड करवा दिया, कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, सामने वाले को बताना तो पड़ेगा. वही बोल रहे हैं कि इट इज नेसेसरी टू कम्युनिकेट द रेसिशन. Contract voidable at the option of 1 can be rescinded, but rescission communicated to the other party in the same manner as proposal under section 4. कम्युनिकेशन के लिए जो अपन ने प्रपोजल एक्सेप्टेंस देखा था ना शुरुआत में फर्स्ट यूनिट में, वो वाली प्रोविजन ही प्रपोजल की यहां पर लागू होगी. अच्छा, रेसिशन को रिवोक किया जा सकता है क्या? बिल्कुल, जैसा प्रपोजल को रिवोक किया जा सकता था वैसा ही उसी प्रोविजंस के हिसाब से यहां पर कम्युनिकेशन ऑफ रेसिशन को भी रिवोक किया जा सकता है. हाँ, ऑब्वियसली सामने वाले को पता तो चले, नहीं तो कहां से हो. एंड लास्टली, इफेक्ट ऑफ निग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस. If any promisee neglects or refuses to afford promisor reasonable facilities for performance of his promise, promisor is excused. अगर एक promisor अपना promise perform करने के लिए ready है, बट दूसरा वाला पार्टी उसको reasonable facilities ही नहीं दे रहा perform करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, टीचर सिखाने के लिए तैयार है बट स्टूडेंट्स अटेंशन ही नहीं दे रहे, क्लास ही अटेंड नहीं कर रहे, टीचर यहां पर इज डिस्चार्ज्ड. आपको नहीं बोल रहा, मैं एग्जांपल दिया है. इफ एन अप्रेंटिस रिफ्यूजेस टू लर्न, टीचर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर नॉट टीचिंग. ठीक है, यहां तक सब ठीक. ऑनलाइन गाइस, आरुष, कंचन, शुभंकर, ओके, चलिए आगे चलने के पहले बुक निकालिए. तो क्वेश्चन बैंक भी है आपके पास, क्वेश्चन बैंक ही निकालो और बुक भी निकालो, मतलब सो दैट क्वेश्चन, नहीं तो यहाँ तो क्वेश्चन बैंक मत निकालो, क्वेश्चन में ही बताता है यहाँ पर.
दिस इज योर क्वेश्चन फॉर 3 marks.
ओके स्टॉप, डन क्या? ऑनलाइन गाइस हुआ क्या? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन अपने को? मिस्टर एस, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा क्या क्वेश्चन कि मैं ही करूं? मिस्टर एस ने प्रॉमिस किया मिस्टर एम को कि मैं तुमको क्या करूंगा, तुम्हारी फैमिली पिक्चर पेंट करके दूंगा 20,000 के लिए। कब तक? 15 मार्च तक। बट अनफॉर्चुनेटली 15 मार्च के पहले ही उनकी जो है मृत्यु हो गई एंड इज असाइनमेंट रिमेन्स अनडन। क्या मिस्टर एम मिस्टर एस के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बाइंड कर सकते हैं क्या? आंसर वन वर्ड में क्या है? क्यों? ठीक है, talent. Can Mr. M bind the legal representative? Suppose Mr. S had promised to deliver some photographs on 15 March against a payment of 10,000, but he dies before that day. Now will the representative be bound? In this case he will be bound. अब इसको लिखना कैसे है? That's the main thing. सबसे पहले आपकी आ गई प्रोविजंस. The parties to a contract must either perform or offer to perform their respective promises unless such performance is dispensed with or excused under the provisions. ये उन्होंने इंट्रोडक्टरी एक और चीज दी है, आपने इसको थोड़ा एक्सक्लूड कर दिया तो भी एक बार का चलेगा. ठीक है, लिखा है, बहुत अच्छी बात है कि पहले परफॉर्मेंस एग्जैक्टली क्या है. दूसरा, promises bind the representatives in case of death of such promiser. promiser की डेथ पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव नॉर्मली बाइंड रहते हैं अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट. ये एक्चुअली प्रोविजन की लैंग्वेज है. जो आपने बोला वो बिल्कुल सही है, आपने जो लिखा होगा वो भी बिल्कुल उस लैंग्वेज में वो सही है, बट एक्चुअल प्रोविजन की लैंग्वेज देखे तो ये है. एज पर द प्रोविजन it appears from the nature of the case that it was the intention of the parties to any contract that promise should be performed by the promiser himself, then such promise must be performed by the promiser. क्योंकि वहां पर पर्सनल स्किल एंड ये सब इन्वॉल्व है, ये भी आपने यहां पर इंक्लूड कर लिया, दैट इज कंप्लीटली फाइन. इन अदर केसेस promiser or his representative may employ competent person to perform it. Now in terms of section 40, in case where Mr. S has to paint a family picture, Mr. M cannot ask legal representative to complete the painting since it involves the use of personal skill. दूसरा केस में, in case where Mr. S had promised to deliver some photographs, the legal representative shall be bound to deliver the photograph in the situation. अब अपने को एग्जैक्टली ऐसी की ऐसी ही प्रोविजन चाहिए क्या? नहीं. अगेन आई एम रिपीटिंग कि एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम वो जो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपना एग्जैक्ट सेम टू सेम हर एक केस बेस्ड आंसर में नहीं आएगा वैसा, बट अपनी प्रोविजंस थोड़ी बहुत मैचिंग चाहिए, लैंग्वेज जो है थोड़ी बहुत उनके जैसी चाहिए. ये जो उन्होंने अपने को पूरे क्वेश्चन बैंक में भी जो दिया है, जो आईसीआई भी निकालती है पूरे आंसर्स, दे आर बेसिकली मॉडल आंसर्स. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके जैसा नहीं रहा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, जैसा अभी तक 11th-12th में होता है, वैसा नहीं होता. एज लॉन्ग एज आपने प्रोविजंस कवर की है, आपने आंसर सही लिखा है, आपके अगर प्रोविजंस बहुत ही कुछ तो भी वेग है या फिर कुछ एकदम लैंग्वेज बहुत ही वेग है तो फिर मार्क्स कटेंगे, बट एज लॉन्ग एज आपने प्रोविजन प्रॉपरली लिखी है, ये वाली रिलेवेंट लिखी है और आंसर करेक्ट लिखा है तो आपको मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, पर्सनल स्किल का लिखा है तो भी मार्क्स मिलेंगे, बट अगेन जो प्रोविजन के मार्क्स है वो एक हाथ 2 मार्क्स कटेंगे आपके. मैंने यहां पर 3 मार्क्स के लिए जानबूझ कर दिया था, आई थिंक एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आया था. ठीक है, अकॉर्डिंगली आपने आंसर करना है. प्रोविजंस एंड फैक्ट्स डन. नहीं कंचन, कंक्लूजन भी होना चाहिए. इंप्रूव द स्पीड.
अगर आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो रहा है विद इन द टाइम, कॉन्शियसली लिखते टाइम पर ट्राई कीजिए कि आपकी स्पीड ज्यादा इंप्रूव हो, अपन स्पीड पर थोड़ा फोकस करो। हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत, एज लॉन्ग एज योर हैंडराइटिंग इज रीडेबल, एंड एकदम ही ऐसा कुछ तो भी नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी आपने हैंडराइटिंग कम भी अच्छी आई तो चलेगा, कोई इसमें इशू इतना नहीं है। नाउ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कब हो जाएगा? व्हेन द ऑब्लिगेशंस क्रिएटेड कम टू एन एंड, या तो दोनों पार्टीज ने ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दिए हैं या फिर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। दोनों भी केस में अगर ऑब्लिगेशन खत्म हो गए हैं आपके, इट कम्स टू एन एंड, तो कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। कैसे कैसे डिस्चार्ज हो सकता है? सबसे पहले तो डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कौन से थे? दो टाइप के, एक्चुअल और अटेम्प्टेड। एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो परफॉर्म करना था आपने कर दिया ऑन टाइम दोनों पार्टीज ने, कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। अटेम्प्टेड, एक पार्टी ने अटेम्प्ट किया है, दूसरे वाले ने मना कर दिया है, उस केस में भी एक पार्टी ने वैलिडली किया है ना, अटेम्प्ट किया है ना, कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। दूसरा, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। पार्टीज आपस में अग्री कर सकती हैं, नोवेशन, अल्टरेशन, रेसिशन, राइट, दीज वेर बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट्स। may decide to rescind or remit or alter the original contract need not be performed. तीसरा हो सकता है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पहले आपने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब वो वैलिड था, ठीक है, उसके बाद में इम्पॉसिबल हो गया, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई। अगर इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है तो वो यहां पर क्यों नहीं दिया हुआ है? क्योंकि वहां पर तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था, तो वहां पर डिस्चार्ज होने की बात ही नहीं आती। यहां पर जो है डिस्चार्ज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब इम्पॉसिबिलिटी शुरुआत से रही तो अग्रीमेंट, सिर्फ अग्रीमेंट ही रहेगा। इन दैट केस इम्पॉसिबिलिटी वुड बी एब इनिशियो। अल्टरनेटिवली सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी रह सकती है। ये वाला क्वेश्चन आया था एक, सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी कैसे कैसे हो सकती है? अगर लॉ में चेंजेस हो गए तो, पहले आपको लॉ अलाउ करता था कोई चीज करना, अब लॉ ने मना कर दिया है। डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जिस चीज के बारे में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था वही डिस्ट्रॉय हो गई। non-existence or non-occurrence of particular state of things which naturally contemplated for performing the contract. As a result, some of personal incapacity like dangerous malady. देखो, कुछ चीजें एक तरीके से होना जरूरी था जो कि अब उस स्टेट में उस तरीके से नहीं है, तो भी इम्पॉसिबल हो गया। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को प्रॉमिस किया था कि मैं पेंट करके दूंगा, उस केस में ए के हाथ और एक खुद सही सलामत होना जरूरी था, बट ए का कोई एक्सीडेंट की वजह से हाथ वगैरह फ्रैक्चर हो गया, दैट इज डेंजरस मैलेडी। ओके, अब वो कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी। और लास्टली डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, वॉर वगैरह अगर डिक्लेयर हो गया दो कंट्रीज के बीच में, अगेन इट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, ए ने बी को पेमेंट करना था, बी ए से क्लेम कर सकता था, बट बी ने ए से क्लेम किया ही नहीं 3 साल तक, बार्ड बाय लिमिटेशन हो गया, तो फिर क्या वो क्लेम कर सकता है क्या? नहीं। इफ इट इज नॉट परफॉर्म्ड एंड इफ नो एक्शन इज टेकन बाय द प्रोमिसिव विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ही इज डिप्राइव्ड ऑफ रेमेडी एट लॉ। डिप्राइव्ड ऑफ रेमेडी मतलब अब कोई चारा उसके पास नहीं है। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कभी कभी लॉ अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर देता है, जैसे कि डेथ हो गई अगर प्रोमिसर की, कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म। इंसॉल्वेंट हो गया अगर प्रोमिसर, अगेन कैन नॉट बी परफॉर्म। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच पे अपने को अगला पूरा यूनिट ही है, बट बेसिकली अगर कोई पार्टी ने ब्रीच कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया, मना कर दिया ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने से, तो भी कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। अब ये ब्रीच भी दो टाइप की है, एक है एक्चुअल, दूसरी है एंटिसिपेटरी। एक्चुअल मतलब शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो अभी के लिए, जब टाइम ड्यू था, जब ड्यू था परफॉर्मेंस तभी मना कर दिया, दैट इज एक्चुअल। एंटिसिपेटरी मतलब टाइम आने के पहले ही उसने मना कर दिया, दैट इज एंटिसिपेटरी ब्रीच। देन प्रोमिसी में वेव और रेमिट द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, ये भी अपन ने देखा कि 5 लाख के बदले 2 लाख दे दे, कोई बात नहीं, हो सकता है वेव कर दे, रेमिट कर दे परफॉर्मेंस, तो भी कॉन्ट्रैक्ट वुड बी डिस्चार्ज।
निग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसरी टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज, ये भी देखा कि प्रोमिसर परफॉर्म करने के लिए तैयार है बट सामने वाला उसको रीजनेबल फैसिलिटीज दे ही नहीं रहा, बता ही नहीं रहा कहां पे काम करना है, वो सारे एग्जांपल्स। एंड लास्टली मर्जर ऑफ राइट्स। ये क्या बोलता है मर्जर ऑफ राइट्स? देखो दो टाइप के राइट्स होते हैं, एक सुपेरियर एक इंफेरियर। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फ्लैट रेंट पर लिया, आपके पास में अभी टेनेंसी के राइट्स है वहां पर, ठीक है, रेंट पे लेने के बाद में आप वहां पर रह सकते हो। अब 6 महीने के बाद में आपने वो फ्लैट बाय कर लिया, ठीक है। अब ज्यादा बड़ा राइट कौन सा है, बाय करा हुआ या फिर रेंट किया हुआ? बाय किया हुआ, दैट इज अ सुपेरियर राइट्स। अब बाय करने के बाद में क्या आप खुद को रेंट पे करोगे क्या? नहीं, ये वाला रेंट वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है इट इज डिस्चार्ज्ड, क्योंकि आपने बाय कर लिया है। दिस इज कॉल्ड मर्जिंग ऑफ राइट्स, व्हेन इंफीरियर राइट मर्जेस विद सुपीरियर राइट्स। Sometimes inferior and superior coincide and meet in one. In such cases, inferior right vanish and need not be required to be enforced. Here we complete unit number 4 of Indian Contract Act. रुकते हैं यहां पर, विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच। होमवर्क एक